हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री संग्रह। माय नेम इज दीक्षा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टूडेंट अपना क्रैश कोर्स का नेक्स्ट लेक्चर। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के हम प्रीवियसली 3 लेक्चर्स कर चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखे प्लीज वॉच इट एंड आफ्टर दैट यू कम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो ये लेक्चर हमारा है लेक्चर नंबर 4। आज हम इस लेक्चर को खत्म कर देंगे। क्रैश कोर्स में हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का ये यूनिट को खत्म करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस, एमसीक्यूज, आपका एनसीईआरटी सीरीज, सारी चीजें। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन, केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, आपकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले इसमें यही दिए। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। ओके, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में हम बात करते हैं हेलो एरीन की। तो हेलो एरीन में हेलो एल्केन की बात करते हैं, नॉट हेलो एरीन। सबसे पहले हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन में एक बात याद रखिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ, बेसिकली अगर हम बात करें तो ये आपके पास इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन मास ऑफ द हेलोजेंस। जैसे हम बात करें किसकी, अगर आपके पास आर आई है, फिर इसके बाद आपके पास होगा आर बी आर, देन योर आर सी एल एंड देन योर आर एफ। यानी कि मास के बढ़ने के साथ साथ, आपका वेट के बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, सिमिलरली बेसिकली बात करें, अगर आपके पास सपोज करिए सेम, ये तो यहाँ पर आर क्या है, सेम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। ओके, सेम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। अगर यही हम बात करें, आपके पास डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। इन केस ऑफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स, अगर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो तब हमेशा याद रखिए, अगर आपके पास नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा, ओके, उतना आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बेसिकली हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका उतना ही ज्यादा होगा। ओके, दूसरी बात, यहां पर अगर सपोज करो आपके पास ब्रांचिंग इंक्रीज होती है, क्या, अगर आपके पास ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो ब्रांचिंग इंक्रीज होने से क्या होगा, ब्रांचिंग इंक्रीज होने से आपके पास यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट आपका कम होगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉइलिंग ब्रांचिंग इंक्रीज होने से सरफेस एरिया कम होता है, और सरफेस एरिया कम होगा तो वहां पर आपके वैंडरवॉल फोर्सेस भी कम होते हैं। क्या होते हैं, वैंडरवॉल फोर्सेस भी कम होने लगते हैं, और फोर्सेस कम होंगे तो आपके पास क्या होगा, वहां पर आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये होता है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का क्राइटेरिया इन केस ऑफ हेलो एल्केन। ये किसके केस में बात की गई है दोस्तों, इन केस ऑफ द हेलो एल्केन। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें यही आपकी किसके केस में, हेलो एरीन के केस में, तो हेलो अरीन में क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। सॉरी, वेट अ मिनट। ओके, तो हेलो एरीन के केस में क्या होगा, जरा एक बार देखिए आप। मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ पहले। ओके, ओके,
In case of haloarine, इस केस में क्या होगा दोस्तों, तो जो हेलोएरीन होते हैं आपको पता है, हेलोएरीन के केस में वही सेम क्राइटेरिया, अगर आपके पास आर एरीन है तो आर आई का ज्यादा होगा, आर आपके पास बी आर का उससे थोड़ा कम, फिर आर सी एल का, फिर एट लास्ट यू हैव आर फ्लोरीन, ठीक है। लेकिन यही अगर हम बात करें किसका, अगर आपके पास सपोज करो पैरा आइसो, मतलब इस तरीके के आइसोमर्स है, उस केस में आपके पास क्या होता है, जरा ध्यान से सुनो। आपके पास हेलोएरीन के केस में, ओके, हेलोएरीन के केस में ऐसा क्या होता है, जरा देखो जी, सपोज करो आपके पास क्या है, इस तरीके से एक Cl है, ये आपके पास Cl है, नेक्स्ट आपके पास इसका क्या है, मेटा आइसोमर है, देन आपके पास लास्ट में क्या है आपका ऑर्थो आइसोमर। तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, अगर ऐसा कुछ केस है तो हमेशा पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, किससे, एज कंपेयर टू योर ऑर्थो एंड पैरा से। ऐसा क्यों, जरा जनरली देखो, बिकॉज ये जो पैरा आइसोमर होता है इसमें क्या होती है, सिमेट्री होती है, क्या होती है इसमें, सिमेट्री होती है। तो सिमेट्री होने की वजह से क्या होगा, सिमेट्री होने की वजह से यहाँ पर आपको क्या होगा, पैकिंग अच्छी मिलती है, क्रिस्टल पैकिंग आपके पास अच्छी मिलेगी। अब क्रिस्टल पैकिंग अगर अच्छी मिलेगी तो उस पैकिंग को तोड़ने के लिए आपको उतनी एनर्जी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर जनरली इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको ज्यादा दिखता है। क्लियर। दूसरी बात हमेशा याद रखिए, आपको पता है कि डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, ठीक है। तो जनरली आपको एक बात पता है कि अगर cos थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, cos थीटा बढ़ेगा तो एक्चुअली में जो वैल्यू आएगी आपके पास कम आएगी, म्यू की वैल्यू कम आएगी। तो अगर म्यू कम आएगा तो डाइपोल मोमेंट उसका क्या होगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, एंगल इज योर 180 डिग्री, यहाँ पर एंगल आपका 120 डिग्री है, यहाँ पर एंगल आपके पास 60 डिग्री है, ओके। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है, ये आपके पास क्या होता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैल्यू कम होती जाती है, तो ये टर्म यहाँ से आपके पास हटता जाएगा, ओके। क्लियर हो गई इतनी बात। ओके, तो आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा डाइपोल मोमेंट का टर्म था, ये हम आगे चलेंगे, बस अभी हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आपके पास किसका, पैरा आइसोमर का, ये सब छोड़ देना, ये अभी मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाती हूँ ये सारी चीजें, बिकॉज ये मैं थोड़ा आगे बढ़ गई। बेसिकली ये आपका है इन केस ऑफ द समथिंग एल्स, ठीक है। ये सब चीजें थोड़ी सी, आई एम सॉरी, ये आप यहाँ से थोड़ा हटा लेना। ये डाइपोल मोमेंट का केस था, मैंने यहाँ पर आपको इसमें समझा दिया है, इसको थोड़ा सा एडिट कर देना, ओके। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दे रही हूँ कि बस याद रखिए, जो डाइपोल मोमेंट होता है आपके पास किसका, डाइपोल मूवमेंट, सॉरी क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये जनरली पैरा आइसोमर की सबसे ज्यादा होती है। क्यों ऐसा, इसलिए ड्यू टू द सिमेट्री, किसकी वजह से, ड्यू टू द सिमेट्री की वजह से ऐसे आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास डाइपोल मोमेंट का केस। ये आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है। बेसिकली अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट में आपके पास हेलो एल्केन के केस की बात करते हैं या हेलो एरीन कोई भी हो, आपको पता है कि जनरली
अच्छा हाँ देखो, चलो हेलो एल्केन की बात करते हैं सबसे पहले। हेलो एल्केन में अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, देन क्लोरीन की, देन आपके पास ब्रोमीन की, और देन आपके पास आयोडीन की। तो कार्बन और फ्लोरीन के बीच का जो, कार्बन और हेलोजन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपको ज्यादा देखने को मिलता है अगर कार्बन आपका sp3 है तो, राइट। तो होगा क्या, जरा इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके पास जब भी आप कार्बन फ्लोरीन लगाएंगे, देन आपके पास क्या है, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, एंड नेक्स्ट आपके पास कार्बन आयोडीन। तो जनरली आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो कार्बन क्लोरीन है उसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है, देन आपके पास कार्बन फ्लोरीन का, देन आपके पास कार्बन ब्रोमीन का, और देन आपके पास कार्बन आयोडीन का। ऐसा क्यों होता है, जनरली ध्यान दीजिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाई डी, राइट। यहाँ पर क्यू बेसिकली बताता है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, और डी इज द डिस्टेंस, ओके। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की। तो कायदे से अगर हम बात करें तो फ्लोरीन आपका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एक और फैक्टर है, दैट इज योर साइज फैक्टर, वो भी डोमिनेट कर जाता है। तो साइज फैक्टर यहाँ क्लोरीन का ज्यादा डोमिनेट कर जाता है एज कम्पेयर टू द फ्लोरीन। तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ये वाला फैक्टर आपका आगे रहता है, और डाइपोल मोमेंट का आपके पास ये ऑर्डर देखने को मिलता है। इन केस ऑफ योर डाइपोल मोमेंट का ये ऑर्डर देखने को मिलता है इन केस ऑफ योर हेलो एल्केन। किसके केस में, हेलो एल्केन के केस में आपको ये ऑर्डर देखने को मिलता है। लेकिन यही अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, हेलो एरीन की बात करूं, तो जरा ध्यान से देखिए, देखिए हेलो एरीन की बात करते हैं। तो हेलो एरीन में क्या होता है जनरली, हेलो एरीन, अब क्योंकि हेलो एरीन है तो आपको पता है यहाँ पर कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड, ये भी sp2 है और ये दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपको कम देखने को मिलता है। तो डाइपोल मोमेंट का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो Q इंटू डी होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फैक्टर है वो कम डोमिनेट करेगा एज कम्पेयर टू योर डिस्टेंस फैक्टर। तो इसीलिए आपका यहाँ पर क्या होता है, CF का बॉन्ड डिस्टेंस सबसे कम होता है देन एज कम्पेयर टू CCl, देन CBr, और देन आपके पास CI। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट आपको देखने को मिलता है ऑफ योर कार्बन एंड आयोडीन का, ओके। किसका देखने को मिलता है, कार्बन और आयोडीन का, ओके। ठीक है, अब यहाँ पर वो केस जो मैं आपको पीछे समझा रही थी एक बार फिर से समझाती हूँ। सपोज करो ऑर्थो मेट्रा और आपके पास पैरा का आइसोमर आ जाता है इन केस कभी, और इसका आपको डाइपोल मोमेंट पूछ लिया जाए। सपोज करिए ये आपके पास, दिस इज द ऑर्थो कंपाउंड, दिस इज द पैरा मेटा कंपाउंड, एंड दिस इज योर पैरा कंपाउंड, राइट। तो अगर कभी ऐसा सीन आपको देखने को मिलता है तो आप क्या करेंगे, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किसका डाइपोल मोमेंट कम होगा, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा। तो आप जरा ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर आपके पास सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है। तो जिस वजह से इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट कैंसल आउट हो जाएगा, और क्या आपको देखने को मिलेगा कि भाई पैरा का डाइपोल मोमेंट सबसे कम है एज कंपेयर टू योर ऑर्थो एंड मेटा। फिर उसके बाद आपके पास किसका होगा, मेटा का होगा, देन आपके पास ऑर्थो को होगा। क्यों, क्योंकि जरा ध्यान से एक फॉर्मूला देखिए, म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर थीटा की वैल्यू बढ़ेगी कॉस में, तो आपको अच्छे से पता है कि जब थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो म्यू की वैल्यू कम होगी,
राइट और नॉट? तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर इसमें थीटा कितना है 180 डिग्री, यहाँ पर थीटा आपका 120 डिग्री, यहाँ पर थीटा 60 डिग्री। तो जैसे जैसे आपके थीटा की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे आपका डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, राइट? डाइपोल मोमेंट आपके पास कम होता जा रहा है। तो ये केस होता है आपका किसमें, आपके ऑर्थो मेटा पैरा के केस में, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप पढ़ लेना इसको। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ओवर कर चुके हैं, नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, मैं सिर्फ रिवीजन के तौर पर यहाँ पे पढ़ा रही हूँ आपको। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जनरली केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है आपके पास यहाँ पर केमिकल रिएक्शन, राइट? क्या होता है यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब, आपका केमिकल रिएक्शन होता है। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन में हम बात करेंगे, ओके, तो केमिकल रिएक्शन में हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन हुआ, आपके पास एलिमिनेशन हुआ, ये सारे रिएक्शन की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहला केस है आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर जनरली आपको दो तरीके की देखने को मिलती है, एक होती है न्यूक्लियोफिलिक, एक होती है इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर दो तरीके की है, SN1 एंड SN2। ठीक है, SN1 इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दिस इज बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब क्या होती है दोनों, आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एक्चुअली बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर आपके पास एक हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन में अगर आप कोई न्यूक्लियोफाइल लेकर आते हैं तो ये हेलो एल्केन इस न्यूक्लियोफाइल की जगह चला निकल जाता है और ये वाला नया न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक कर लेता है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है RNU का और यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल निकल जाता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ, कोई भी हेलो एल्केन है, अगर वो KOH से रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पर OH इससे जाकर के जुड़ जाएगा और जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ROH का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर X के यहाँ Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, राइट? सिमिलरली अगर RX NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ फॉर्मेशन होता है ईथर का। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, आपको याद रखनी है। और यहाँ से सोडियम हैलाइड निकल जाता है। इस रिएक्शन को बोला जाता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर यही हेलो एल्केन आपके सिल्वर के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है, सिल्वर के ये सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा तो आपके पास एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। एक बात याद रखिए, ऊपर बन रहा है ईथर, दिस इज योर एस्टर, ओके? समझ में आ गया? इथॉक्सी एल्केन व्हाटएवर इट इज बन सकता है, नेमिंग दिया होती है, ये इथेनोएट होता है, राइट? तो नेमिंग में आप जानते हैं डिफरेंस अच्छे से, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ओके? और आपके पास होती है, वो अभी जनरल आगे चलेंगे, पहले हमने ये चीज पढ़ी, आपको शायद समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है दिस वन। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई RX KCN के साथ रिएक्शन करता है तो RCN बनाता है ना? RCN मतलब साइनाइड प्रोडक्ट बनाता है और KX यहाँ से बाहर निकल जाता है। सिमिलरली अगर कोई RX AgCN के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ R आइसोसाइनाइड बना रहा है। यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन रहा है भाई, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज योर साइनाइड प्रोडक्ट। क्या बन रहा है यहाँ पर, साइनाइड प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट बन रहा है आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों है, क्या दिक्कत है इसमें कि इसमें आइसोसाइनाइड बन रहा है और इसमें साइनाइड बन रहा है? तो याद रखिए कि ये जो KCN होता है, ये KCN आपका आयोनिक इन नेचर होता है, राइट? KCN कैसा होता है, आयोनिक नेचर का होता है। तो आयोनिक नेचर होने की वजह से यहाँ पर जो कार्बन वाला है ना, कार्बन हैव मोर फैसिलिटी टू जस्ट विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स, टू जस्ट रिएक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का काम अच्छे से करता है। ये टूटेगा तो यहाँ कैटाइन बनेगा एनाइन। तो कार्बन इज मोर फैसाइल टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, तो कार्बन इज मोर फैसाइल टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट?
क्योंकि यहाँ आयोनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन यही अगर हम बात करें AgCN की, तो AgCN में क्या होता है, दिस इज कोवेलेंट इन नेचर। तो कोवेलेंट होने के कारण CN में से कार्बन और नाइट्रोजन वाली साइट में से नाइट्रोजन वाली जो साइट है ना इज मोर फैसाइल टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ मोर फैसाइल होता है, इसीलिए यहाँ पर आपके पास क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनाता है। तो ये कैसा प्रोडक्ट बनाएगा, आइसोसाइनाइड, और ये कैसा प्रोडक्ट बनाता है, साइनाइड प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, कैसा बनाता है, साइनाइड प्रोडक्ट, और ये बनाता है आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट। यही रीजन है क्योंकि इसका नेचर आपको जनरली कोवेलेंट होता है और इसका नेचर जनरली कैसा होता है, आयोनिक होता है। इस वजह से आपको दो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। क्लियर हुई इतनी बात, यस और नो? ठीक है, अब मैं आपको एक रिएक्शन बता देती हूँ। इसमें रिएक्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। ओके, बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूं, RX की बात कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो अगर सपोज करो RX के साथ आपका HCN जुड़ता है, तो आपको पता है यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, RCN बनेगा, राइट। अब ये जो RCN है ना, ये RCN जनरली आपकी बहुत तरीके की रिएक्शन दिखाता है, जिसमें से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सपोज करो RCN आपके पास सबसे पहले रिएक्ट करता है, ठीक है। RCN की यहाँ पर हम करवाते हैं जनरली क्या, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्या करवाते हैं दोस्तों, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। एक सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले हमने कराई पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, याद रखिए, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन, मतलब एल्केनाइल मीडियम में करते हो आप। क्या लेते हैं हम, यहाँ पर लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। H2O2 के प्रेजेंस लेते हैं एल्केलाइन, और ये होता है इन OH माइनस। तो यहाँ आपके पास फॉर्मेशन देखने को मिलता है, फॉर्मेशन होता है दोस्तों किसका, दैट इज योर RCONH2। किसका फॉर्मेशन होता है, एमाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। किसका, एमाइड का। ठीक है, यही अगर आप करवा दो क्या, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्या करवा दी जाए, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्या क्या लिया जाएगा, डाइल्यूट HCl इन प्रेजेंस ऑफ, आप कराओगे किसके, OH माइनस के। तो क्या बनेगा आपके पास, प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा RCOOH एसिड, राइट। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में आपको एसिड देखने को मिलता है। तीसरा एंड लास्ट दैट इज योर रिडक्शन। तीसरा आपने कराया रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन के प्रेजेंस में कराया, और ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन होती है। तो क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको फॉर्मेशन मिलेगा अमीन का, RCH2NH2। इस रिएक्शन को बोला जाता है मेंडियस रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, मेंडियस रिएक्शन। अच्छा, ये जो 4H तो होता ही है साथ में, और आपके पास क्या होता है, Na होता है, और आपके पास अल्कोहल की प्रेजेंस होती है, Na इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। इसको क्या बोला जाता है, मेंडियस रिएक्शन। ओके, तो ये आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको बताई। तो दिस इज किस तरीके से आप CN की पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराकर बना सकते हो, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराकर एसिड बना सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं अपना।
ओके, तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होगा, जरा देखो एक बार। हमारे पास क्वेश्चन है कि जो RX है वो AgNO2 के साथ रिएक्शन करता है, तो अटैक होता है आपका N साइड से। लेकिन यही अगर हम RX में KNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अटैक होता है आपका ऑक्सीजन साइड से, राइट। तो क्योंकि ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है तो दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। अब बेसिकली क्या है इसमें रीजन क्या है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर जो K है और O है, के और ओ में क्या होता है, जनरली ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो ड्यू टू आयोनिक नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से अगर के टूटेगा तो ऑक्सीजन वाली साइड से टूटेगा, और टूटने के बाद ये जब यहाँ पर अटैक करेगा तो अटैक करेगा यहाँ पर किससे, ऑक्सीजन साइड से। तो यहाँ पर आपको ONO की तरफ से मतलब और ऑक्सीजन साइड की तरफ से आपको अटैक देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ बात करें हम किसकी, AgNO2 की, तो AgNO2 में कोवेलेंट नेचर होने की वजह से, कोवेलेंट नेचर होने की वजह से जो अटैक होता है वो अटैक आपका नाइट्रोजन साइड की तरफ से देखने को मिलता है। तो ये रीजन है किसका, इस क्वेश्चन का। ओके, चलिए अब आ जाते हैं, हमारे पास दो तरीके की रिएक्शन हमने बताई थी, एक हमारे पास थी SN1, दूसरी हमारे पास थी SN2। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे SN2, ठीक है, देन हम पढ़ेंगे SN1। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम SN2 रिएक्शन। तो बेसिकली SN2 क्या होता है, सब चीज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उल्टा पढ़ेंगे, टू स्टैंड फॉर बाय, तो बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, आइए, अब नाम इसका बायोमोलिकुलर है, लेकिन ये कैसी होती है, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, ठीक है, कैसी होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। और इसमें क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप में होता है, क्योंकि सिंगल स्टेप है तो बॉन्ड ब्रेकिंग भी एक में होगी और आपके पास बॉन्ड क्या होगा, फॉर्मेशन भी आपको जनरली एक में ही देखने को मिलेगा, राइट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एक साथ हो रहे होते हैं तो उसे बोला जाता है कंसर्टेड टाइप रिएक्शंस। क्या बोलते हैं उसे, कंसर्टेड टाइप रिएक्शन बोलते हैं। अब क्या होगा जरा देखो, आपको पता है कि ये आपके पास एक कार्बन है, इससे 4 स्पीशीज जुड़े हुए हैं। अगर 4 स्पीशीज जुड़े हुए हैं तो होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, अटैक करेगा। देखो, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल के एंटर करने के लिए पोजीशन भी तो होनी चाहिए, है ना, मतलब जगह भी तो होनी चाहिए। भाई हमें पता है ये न्यूक्लियोफाइल है, जब निकलेगा एक्स यहाँ से तो एज अ न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, और ये दूसरा नंबर का न्यूक्लियोफाइल कहीं ना कहीं पीछे वाली साइड से इसमें अटैक कर रहा होगा, क्योंकि इस पे इतनी जगह ही नहीं है कि आगे वाले इसको भी निकाल दे और इसको अटैक कर दे। तो ये आपका फ्रंट साइड से निकलेगा और ये आपका बैक साइड में जाकर के अटैच्ड हो जाएगा। तो जब भी ऐसा होगा तो आपको पता है यहाँ पर इनकी कॉन्फ़िगरेशन में कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इन्वर्जन, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो जाता है। ये अगर मान लो ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी R कॉन्फ़िगरेशन की है तो जब अटैक होगा तो इन्वर्जन होने के कारण ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी S कॉन्फ़िगरेशन की हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियोफाइल निकला था, निकलने के बाद जब अटैक करेगा तो यहाँ पर आपको इन्वर्जन होता हुआ नजर आएगा। अब क्योंकि ये आपके पास क्या है, यहाँ पर ये आपका एक स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप है तो यहाँ पर दो चीज पार्ट ले रहे हैं, इसको हम सबस्ट्रेट बोलेंगे। दिस इज द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर आपकी रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे निकल जाएगी, कि भाई रेट ऑफ द रिएक्शन आपके पास प्रोपोर्शनल है किसके, सबस्ट्रेट के और न्यूक्लियोफाइल के। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, यहाँ पर 2, ऑर्डर कितना निकल कर आया, 2। अगर ऑर्डर 2 निकल कर आया है तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा, दिस इज द बायमोलिकुलर रिएक्शन। समझ में आ गई इतनी बात। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर हम अपना रिएक्टिविटी ऑर्डर की। रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो SN2 रिएक्शन में हमेशा आपके पास CH3X, उसके बाद 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री की रिएक्टिविटी होती है। क्या बोला, सबसे ज्यादा आपके CH3 मतलब नंबर ऑफ जो आपके पास एल्काइल ग्रुप है वो कम होने चाहिए, ठीक है, वो आपको जनरल प्रेफर करेंगे।
नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इन नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप मतलब चेन में आपके पास कम होनी चाहिए। देन आपके पास हम बात करें किसकी 1 डिग्री होना चाहिए, फिर 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। सबसे लास्ट में हम 3 डिग्री को प्रेफर करते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको जनरली क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। अच्छा ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद चलते हैं, तो एक पॉइंट यहाँ पर रह गया है रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड। रिएक्टिविटी अगर हम हैलाइड की बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स की बात करें, तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड में हमेशा आपके पास क्या होगा, दैट इज योर आई माइनस। आपके पास सबसे ज्यादा क्या होगा, मतलब सबसे ज्यादा आपका आई माइनस, देन आपके पास बी आर माइनस, देन आपके पास Cl माइनस, देन आपके पास F माइनस। तो ये रिएक्टिविटी हैलाइड का ऑर्डर होता है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं आपके पास यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वेट अ मिनट, आगे चलते हैं। यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है, and this is N and this is N। तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये कैसी होती है, 2 स्टेप की मैकेनिज्म होती है, यानी कि इसमें अलग अलग 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है दोस्तों कि इसमें आना और जाना एक साथ नहीं होता। पहले एक आपके पास इसमें से जो भी आपका सबस्ट्रेट आप ले रहे हो उसमें से न्यूक्लियोफाइल निकलेगा। तो पहले स्टेप में आपके पास रिमूवल हो रहा है, देखिए न्यूक्लियोफाइल का। और जब अभी इसका मतलब कैसा है, टेट्राहेड्रल शेप का है। तो जैसे ही इसमें से एक न्यूक्लियोफाइल निकलेगा तो ये प्लेनर शेप का बन जाएगा और एक स्पीशीज बनाएगा जिसका नाम है कार्बोकैटायन। क्योंकि ये निकलेगा तो दिस इज डेल्टा नेगेटिव एंड दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, और ये तभी निकल सकता है जब ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बन रहा हो, वो स्टेबलाइज हो। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर जनरली हम 3 डिग्री के कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं, रिएक्टिविटी उसकी उतनी ज्यादा होगी। तो क्या बोला जाएगा कि यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा एंड दिस इज द स्लो स्टेप। ये कैसा है, आपके पास स्लोएस्ट स्टेप है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन आप इसी से लिखोगे। तो रेट ऑफ द रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी सिर्फ इसके प्रोपोर्शनल होगी, और प्रोपोर्शनल किसके होगी, सबस्ट्रेट के। तो अगर हम इसका ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1। तो यहाँ से दिस इज द यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, दैट्स वाई। और रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा मैंने बताया 3 डिग्री रिएक्टिव होगा, देन 2, देन 1, देन आफ्टर दैट RX वाला। ओके, और हाँ, यहाँ पर हमेशा आपको 2 प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, इन्वर्जन भी और रिटेंशन भी। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है ये शेप कैसी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये शेप आपकी प्लेनर है। तो 2 कंडीशन हो सकती हैं कि अगले स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल आए वो फ्रंट से भी आ सकता है भाई, और क्या होगा, बैक से भी आ सकता है। तो अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन से कर रहा है तो आपका रिटेंशन रहेगा। मतलब अगर सपोज करो ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से गया है और नया आने वाला न्यूक्लियोफाइल भी फ्रंट से आ रहा है, तो वहां आपको रिटेंशन देखने को मिलेगा। अगर इसका उल्टा हो रहा है तो आपको वहां पर इन्वर्जन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। इतना याद रखिए, क्या मिलता है, रिटेंशन और आपका इन्वर्जन दोनों देखने को यहाँ पर आपको मिलते हैं। ओके, तो दोनों प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो दिस इज द यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपका बनता है, हाँ ये बात मैं बताना भूल गई, प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज योर रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, इन्वर्जन और आपके पास रिटेंशन का अगर आप मिक्स कर दो तो वहां पर आपके पास रेसमिक मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, तो दिस इज द रेसमिक मिक्सचर। क्लियर हो गई इतनी बात, चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है एलिमिनेशन रिएक्शन। बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें दोस्तों, तो एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है, आपके पास एक RX ग्रुप होगा। इस RX की रिएक्शन आप करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस।
ठीक है। किसी बेस के प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ आपको एल्कीन देखने को मिलता है। क्या बनता है आपके पास? एल्कीन बनता है, और वट एवर जो उसमें से यहाँ पे से बाहर निकलता हो। तो होगा क्या, जरा आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपके पास सपोज करो आपके पास क्या है, CH3 CH2 Cl, राइट, और आपने KOH के साथ रिएक्शन कराई, तो होगा क्या, यहाँ से Cl निकलता है, ये Cl निकलता है यहाँ से, और एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से जब निकलेगा तो आपके पास फॉर्मेशन होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 का। तो ये एल्कीन का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपके पास अल्फा कार्बन है, ये आपके पास बीटा कार्बन है, तो इसे बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर हाइड्रोजन, राइट। तो दिस इज योर बीटा एलिमिनेशन। यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, और यहाँ पर आपका HCl यहाँ से निकल जाएगा। सिमिलरली अगर सपोज करिए आपके पास क्या है, CHC और आपके पास CH2Cl, राइट, दिस इज डबल बॉन्ड, ये आपके पास 2, ये आपके पास 3, तो ये भी आपने यहाँ पर KOH लिया, तो होगा क्या, या तो डबल बॉन्ड इधर बन सकता है, या डबल बॉन्ड आप इधर ही बनेगा क्योंकि Cl यहीं से निकलेगा, राइट। तो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा कार्बन, तो आपके पास प्रोपीन देखने को यहाँ पर मिलती है। तो ये आपके पास क्या होता है, दिस इज द टाइप ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, इसे डिहाइड्रोहेलोजनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक हेलोजन निकलता है, एक हाइड्रोजन निकलता है, तो इसीलिए आपको इसे बोला जाता है डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, अच्छा, कहीं पर अगर सपोज करो आपके पास ऐसा है CH3 CH2 CH3 and CH2, and let's suppose this is the okay CH2, okay, and this is your Cl, right। अब आपने अगर KOH लगाया तो यहाँ पर दो तरीके से Cl निकल सकता है और दो तरीके से यहाँ बन सकता है। कैसे, जरा देखो। एक तो यहाँ ये तो अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन ये भी हो सकता है, और बीटा कार्बन ये भी हो सकता है। तो प्रोडक्ट आपको दो कैसे देखने को मिलेंगे, जरा देखिए। CH3C, अगर बीटा कार्बन आपके पास ये वाला है, एक मिनट, अगर बीटा कार्बन ये वाला चूज करा है तो CH2 CH, दिस इज आपके पास CH2 एंड CH2। तो यहाँ पर आपके पास अगर आप ध्यान देखें तो एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा, एक आपके पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C, दिस इज योर CH2, दिस इज योर आपके पास H, दिस इज CH3 एंड दिस इज योर H। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस पूरे कार्बन में आपके पास एक एल्काइल ग्रुप लगेगा अटैच, और यहाँ आपके पास दो एल्काइल ग्रुप है। तो ऑब्वियसली सी बात है, जहां दो एल्काइल ग्रुप होंगे, एक मिनट रुकिए, लेट मी जस्ट हाइड माय कैमरा। अगर आपके पास दो एल्काइल ग्रुप होंगे तो दो एल्काइल ग्रुप आपके पास ज्यादा, यहाँ देखिए, दो एल्काइल ग्रुप आपके पास जितने, मतलब सेटजेफ रूल क्या बोलता है, एक रूल लगता है यहाँ पर, सेटजेफ रूल। कौन सा रूल? सेटजेफ रूल। तो सेटजेफ रूल क्या कहता है दोस्तों? सेटजेफ रूल कहता है आपके पास जितने मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स हैं, क्या बोला, मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जिसमें होंगे वो एल्कीन ज्यादा प्रेफर की जाएगी। क्या बोला मैंने? मोर नंबर ऑफ एल्कीन is preferred, alkene is preferred which has more number of alkyl group। ठीक है, इसीलिए ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगी एंड दिस इज योर माइनर प्रोडक्ट। ओके, तो दिस इज अबाउट द एलिमिनेशन रिएक्शन। आगे चलते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट आपके पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये आपके पास पहला प्रोसेस दैट इज योर डाउस प्रोसेस। तो यहाँ ONA बनता है, H यहाँ से निकल जाता है, ONA यहाँ से Cl निकलेगा, ONA बनेगा एंड नेक्स्ट आपके पास फिनोल का प्रोसेस होता है। डाउस प्रोसेस क्या होता है? हेलोएरीन से आपके पास फिनोल का बनाना। दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर डाउस प्रोसेस। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ इससे पहले, देखो अगर हम बात करें हेलोएरीन के केस में, ठीक है, हेलोएरीन के केस में अगर मैं बात करती हूँ, हेलोएरीन के केस में आपके पास क्या होता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर आपको एक बात पता है अच्छे से, जरा एक मिनट रुको। ओके तो हेलोएरीन के केस में दोस्तों, हेलोएरीन आपकी लेस रिएक्टिव होती है। क्या बोला? हेलोएरीन आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन, राइट? हेलोएल्केन से ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके कुछ रीजन है। सबसे पहला रीजन है दोस्तों, फर्स्ट रीजन ही यहाँ पर आ जाता है कि यहाँ पर जो आपके पास क्या होता है, जब भी जैसे क्लोरीन आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो क्लोरीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा या विड्रॉ करेगा तो कार्बन और उस क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, है ना। जैसे सपोज करो ये क्लोरीन है आपके पास, तो क्लोरीन क्या करेगा, या इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा या डोंट, मतलब जो भी है व्हाट एवर इट इज, तो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता हुआ नजर आएगा। क्या? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड आपके पास क्या होगा, डबल बॉन्ड आपका कैरेक्टर आएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। और यू कैन से यहाँ पर आपको रेजोनेंस इफेक्ट होने की वजह से, रेजोनेंस इफेक्ट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा और कांट इजिली ब्रेकन, राइट। दूसरा फैक्टर क्या होगा यहाँ पर कि जो कार्बन sp3 वाला होता है हाइड्रोजन और एक कार्बन sp2 वाला, तो ये आपके पास क्या होगा, मोर पोलर होगा। मोर पोलर, मोर पोलर होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा और ये मोर रिएक्टिव होगा। ये आपका क्या है, क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी का डिफरेंस कम है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है, तो दीज आर लेस पोलर एंड लेस रिएक्टिव। ओके, तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया इतनी बात? दैट्स व्हाई इनका मतलब क्या होता है कि दीज हेलोएरीन्स आर लीस्ट रिएक्टिव एज कंपेयर टू द हेलोएल्केन। ओके, तो अब आते हैं अपनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, जिसमें सबसे पहली है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस क्या कहती है दोस्तों? डाउस प्रोसेस आपके पास तरीका होता है फिनोल बनाने का फ्रॉम द हेलोएल्केन, सॉरी फ्रॉम द हेलोएरीन। तो दिस इज योर बेंजीन के ऊपर से फ्लोरोबेंजीन, आपने NaOH लिया तो यहाँ पर आपका फिनोल बन गया इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड Cl। सेकेंड आप क्या कर सकते हैं, साइनोबेंजीन भी बना सकते हैं। आपने हेलोएल्कीन लिया, CuCN के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, तो आपके पास यहाँ पर साइनोबेंजीन बन गया और CuCl निकल गया। अब आप ये बात जानते हैं कि अगर ऊपर CN है तो आप तीन तरीके से रिएक्शन करवा सकते हैं। पहला मैंने आपको बताया, अगर आप इसके क्या करवाएंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो यहाँ पर आपको एमाइड देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर क्या कराएंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो एसिड देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर रिडक्शन कराएंगे, क्या करवाएंगे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर रिडक्शन करवाएंगे, रिडक्शन, तो यहाँ पर आपको अमीन देखने को मिलेगा, राइट। तो ये तीनों चीजें मैं पीछे आपको देखने को समझा चुकी हूँ, तो आपको पता है। आगे चलते हैं, रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। अगर आप क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं और मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज वुड स्पिटिक रिएक्शन।
अगर आप एक हेलो वाला एरीन वाला पार्ट लेते हैं, एक एल्केन वाला पार्ट लेते हैं और यहाँ से 2 NaCl निकल जाएगा, और निकलने के बाद आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा ये आपका टोल्यूइन, राइट। यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास टोल्यूइन, और कोई इसके साथ अलावा कोई और भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये आपका फॉर्मेशन होता है इस तरीके से वुड्स फिटिक रिएक्शन में। नेक्स्ट आपके पास है फिटिक रिएक्शन। अब फिटिक रिएक्शन में क्या डिफरेंस है कि भाई यहाँ पर दोनों चीज आपके पास क्या होती है, ये दोनों आपकी एरीन वाली पोर्शन होती है, और यहाँ पर आपके पास क्या बनता है, बाइफिनाइल देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट आता है अल्मेन रिएक्शन। अल्मेन रिएक्शन में बस आपके पास हेलोजन की वैरायटी चेंज हो जाती है, दिस इज द आयोडीन। तो यहाँ पर भी आपके पास बाइफिनाइल देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपके पास होता है रिडक्शन। तो अगर आप इसका रिडक्शन कराएंगे तो Cl यहाँ से हट जाएगा LiLH4 के प्रेजेंस में, और यहाँ पर आपके पास बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, दिस इज योर क्लोरोबेंजीन। तो आपको पता है ये Cl है, तो ये Cl आपके पास क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे। एक आपके पास Cl पॉजिटिव बनेगा, एक आपके पास Cl नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ से ये Cl नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा आपके पास, और Cl पॉजिटिव अटैक करेगा, और क्योंकि आपको पता है दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की वजह से यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा अटैक होगा, राइट। ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। तो यहाँ पर आपके पास फिर भी आपको पता है दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अगेन आपको ये बता देना है HNO3 में NO2 बनेगा। NO2 आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। अगेन आपके पास ऑर्थो एंड पैरा पर आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी SO3H, या आपके पास H2SO4 कैसे टूटेगा, HSO3H। तो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, तो ये आपके पास जाएगा, यहाँ से अटैक करेगा। तो ये आपके पास ऑर्थो एंड पैरा वाला बनेगा, राइट, ऑर्थो सल्फोनिक एंड पैरा सल्फोनिक। नेक्स्ट आपके पास सिमिलरली यहाँ पर भी ये, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, राइट। ये जो रिएक्शन है इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहाँ पर एक्चुअली एनहाइड्रस AlCl3 क्या होता है, ये हैलोजन कैरियर होता है, इसमें से Cl- को निकालता है और ये CH3 पॉजिटिव बनाता है। ये CH3 पॉजिटिव आपके पास क्या होता है, इससे अटैक करता है, तो ये ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर आकर अटैक करता है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर बात करें, ये भी आपका हैलोजन कैरियर है, तो यहाँ से ये इसको लेगा Cl-, तो ये बनाता है AlCl4 नेगेटिव। बाकी बचा हुआ CH3CO पॉजिटिव, तो यहाँ पर आकर अटैक करते हैं और ऑर्थो पैरा बनाते हैं। इस रिएक्शन को बोला जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे, दिस इज योर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, कौन सी होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। क्लियर हुआ, ओके। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो बेसिकली शायद आपका चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका, यहाँ तक आपको सारी मेन चीजें बताई गई हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, कि व्हाई एल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन एराइल और विनाइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड आपके पास ज्यादा रिएक्टिव क्यों होती है एज कम्पेयर टू एराइल एंड विनाइल हैलाइड। तो इसका मेन रीजन ये है कि एराइल और विनाइल हैलाइड में क्या होता है, जनरली एराइल और विनाइल हैलाइड में जो कार्बन और आपके पास हैलोजन के बीच में बॉन्ड होता है ना, जनरली ड्यू टू द रेजोनेंस होने की वजह से क्या होगा, ड्यू टू द रेजोनेंस होने की वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ पर आपको रेजोनेंस क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड
कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है। क्या मिलता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिस वजह से इस बॉन्ड को क्लीव करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज रियली हार्ड, दैट्स व्हाई it is difficult, that's why it is difficult to cleave that bond, right? उस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है और आपका ये मतलब इसीलिए ये आपका लीस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है, राइट? चलिए आगे चलते हैं। विनाइल एंड एराइल जनरली डू नॉट गो SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ऐसा क्यों? देखिए भाई, ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आपके पास एराइल हैलाइड होगा या विनाइल हैलाइड होगा, पहला रीजन तो ये है कि SN1 क्यों नहीं जाता। SN1 जाएगा तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन आप जानते हैं कि एराइल कार्बोकैटायन, एराइल या विनाइल कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन आर नॉट स्टेबल। ठीक है, स्टेबल नहीं होते। क्लियर हुआ? अब SN2 क्यों नहीं बनाता दोस्तों? SN2 बनाने का रीजन ये है कि आप ये बात जानते हो कि अगर यहाँ पर क्या है, ये क्लोरीन है, तो अब जैसे न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल आपके पास पीछे से अटैक करेगा, और आप जानते हैं पीछे से जब भी अटैक करेगा तो रिंग के बीच में, रिंग एंड न्यूक्लियोफाइल जनरली क्या होता है, रिपल्शन फेस करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जनरली फेसेस, क्या करेंगे, फेसेस द रिपल्शन। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, ये रिएक्शन भी फेवर्ड नहीं हो पाती है इन केस ऑफ एराइल एंड विनाइल हैलाइड। एल्काइल में तो हो जाती है, SN1 SN2 खूब चलती है, एराइल में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वाई CH Cl3 आर केप्ट अवे फ्रॉम द लाइट एंड एयर। CH Cl3 को लाइट एंड एयर से क्यों दूर रखा जाता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जब CH Cl3, ठीक है, क्या आंसर इसका भाई, कि जब आपके पास CH Cl3 ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो एक ये जहरीली गैस बनाता है COCl2। ठीक है, इस गैस को बोला जाता है फॉस्गीन गैस। क्या बोला जाता है इसे? फॉस्गीन गैस बोला जाता है, विच इज वेरी पॉइजनस इन नेचर। तो उस गैस को आप क्या कहते हैं, हटाने के लिए आप क्या करते हैं, मतलब वो ऐसी गैस का फॉर्मेशन ना हो, इसीलिए आप इसको लाइट और एयर से दूर रखते हैं। आई थिंक इस समझ में आ रहा है? इसको क्या है, डार्क कलर बॉटल्स में जनरली रखा जाता है, तो फॉस्गीन गैस ना बने इसके लिए। और इन केस कभी बन भी जाती है तो आप क्या करते हैं, इसको रिमूव आउट कराने के लिए आप इसमें, मैं अगर इसका स्ट्रक्चर खोल के लिखूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, Cl C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, COCl3 COCl2। तो इसमें आप क्या करते हैं, इथाइल डाई का इथेनॉल डालते हैं, C2H5OH डालते हैं, इथेनॉल डालते हैं, और यहाँ से बनता है डाई इथाइल आपके पास कार्बन, राइट? क्या बनता है यहाँ से, डाई इथाइल कार्बोनेट। डाई इथाइल कार्बोनेट का आपको स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, C2H5 देन आपके पास O, अच्छा यहाँ पर ऑक्सीजन भी आएगा, ओके, C2H5O C डबल बॉन्ड O, और दिस इज O C2H5, दिस इज डाइइथाइल कार्बोनेट। ओके, क्या है ये, डाइइथाइल कार्बोनेट। तो ये आपको देखने को मिलता है। ओके, क्या मिलता है, डाइइथाइल कार्बोनेट। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मतलब कभी भी अगर आपके पास फॉस्गीन गैस बन जाती है तो नॉन टॉक्सिक हार्मलेस गैस है ये जो आपकी डाइइथाइल कार्बोनेट है, तो ये इसको इजीली रिकवर कर लेती है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, दैट इज योर हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन।
हेलो एल्केन और हेलो एरीन में आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। क्या नाम है? सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। तो बेसिकली ये टेस्ट क्या होता है दोस्तों? ये टेस्ट होता है, अगर आप RX ले रहे हैं, ठीक है, हेलो एल्केन ले रहे हैं, आपने अल्कोहलिक KOH बनाया, मिलाया इसमें, अगर सपोज करिए सॉल्यूशन इज देन एसिडिफाइड विद, मतलब आप इसको एसिडिफाइड करेंगे HNO3 से या AgNO3 से, ठीक। सुनिए, सबसे पहले आपने हेलो एल्केन लिया, हेलो एल्केन में आपने अल्कोहलिक KOH बनाया, अल्कोहलिक KOH मिलाने के बाद आपने उसे एसिडिफाइड करा, एसिडिफाइड करने के बाद अगर सपोज करिए आपके पास क्या मिले, प्रेसिपिटेट अगर नहीं हो रहा है, प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है, तो वो कैसा होगा? एराइल होगा, विनाइल होगा आपके पास। लेकिन अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो वो आपके पास क्या होगा, ये बताएगा कि आपका एल्काइल या बेंजाइल, आपके पास हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, दोबारा सुनिए, आपके पास हेलो एल्केन, मतलब जो भी आपके पास कंपाउंड मिला है उसको टेस्ट करना है कि वो कैसा है, आपके पास एल्काइल है या एराइल है। तो आप उसमें अल्कोहलिक KOH डालिए, उसको एसिडिफाइड कराइए AgNO3 के साथ या HNO3 के साथ। फिर अगर प्रेसिपिटेट अगर नहीं हुआ तो एराइल वाला होगा, अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो वो एल्काइल वाला होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। तो इसी के साथ हमारा ये क्रैश, मतलब ये वाली यूनिट कंप्लीट होती है। अब कल हम आगे चलेंगे किस पर? NCERT क्वेश्चन पर गाइस। कल हम करेंगे NCERT क्वेश्चंस, और नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। एंड देन आपके पास जो भी PYQ आए हैं 5 साल में आपके इस यूनिट से, हम वो करेंगे। तो यानी कि 3 आपके पास लेक्चर और हैं, 3 या 2 लेक्चर और लगेंगे, फिर आपके पास हेलो एल्केन हेलो एरीन कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपके पास खत्म होता है। आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको समझ में आया हो।